Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. चैप्टर नेम इज़ जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर की इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक बेटा हमने फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने डिस्कस कर लिया। अब इंडिपेंडेंस के टाइम का तो हमने सीन रो देख लिया कि हमारे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैसी हमारी वॉल्यूम थी, कॉम्पोजिशन थी और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था। बट अब आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स 47 में हमारे को जब 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई, उसके बाद में इंडिया का फॉरेन ट्रेड का क्या सीन था वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमने फॉरेन ट्रेड डिस्कस करना है, बेसिकली वी हैव टू डिस्कस इट विद रिगार्ड टू थ्री मेन थिंग्स: वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। सो जो अब जो हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो हमारी फॉरेन ट्रेड की हमारी सीन रो था और जो आज की डेट में हमारा सीन रो है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंज आया। इट हैज़ अंडरगॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस। काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंज आई है विद रिगार्ड टू मेन थ्री थिंग्स: वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, composition of international trade and your direction of international trade. ठीक है। so we have to discuss this structural change with regard to these three components. okay, डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ा है। इंडिपेंडेंस के टाइम वो कैसा था हमने पहले देख लिया कि हमारा एक वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में हमारा जो था सरप्लस आता था, एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा होते थे और इंपोर्ट्स हमारे कम होते थे, है ना। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे फॉरेन ट्रेड की वॉल्यूम कैसी रही वो डिस्कस करेंगे। तो देखा, इनिशियली वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर वेरी लो। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद में हमारी जो उसकी वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के थे वो बहुत लो थे। क्यों? क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में एकदम से जब नई नई आज़ादी मिली तो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द people or planners in India for them to how to smoothly run the economy कि इतना गरीब नेशन हो चुका है और कैसे उस इकोनॉमी को प्रॉपरली चलाया जाए। ठीक है। सो इट वाज डिफ़िकल्ट और इस डिफ़िकल्ट टास्क में इसका इम्पैक्ट पड़ा कि फॉरेन ट्रेड जो हमारा पहले था उससे बहुत ज़्यादा हमारा सिग्निफिकेंटली लो हो गया। ठीक है। तो ये तो देखो कोई ना कोई उसके ड्रॉबैक्स तो आएंगे ना। जब हमें फ्रीडम मिली तो हमने बहुत कुछ, तो हमने आज़ादी तो पा ली, बट इवन दो हम किसी सीन रो में तो हम पीछे रह सकते हैं ना। तो ये फॉरेन ट्रेड उस टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा आफ्टर इंडिपेंडेंस सफ़र किया था हमारा वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की हमारी वॉल्यूम कम हो गई थी। अब फिर पर विद टाइम, थोड़े टाइम के बाद में इंडियन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो मीन्स जो फॉरेन ट्रेड था या इंटरनेशनल ट्रेड था, विद टाइम के बाद में, थोड़े टाइम के बाद में वो अपने आप राइज होने शुरू हुआ। वो कैसे राइज होना शुरू हुआ? जो हमारे प्लानर्स ने प्रॉपर प्लानिंग की, इकोनॉमी को स्मूथली चलाने की पूरी कोशिश की, एंड विद देयर ड्यू एफर्ट्स व्हाट हैपेंड कि फॉरेन ट्रेड स्टार्टेड टू इंक्रीज। फॉरेन ट्रेड जैसे हमारा पहले सरप्लस हो था, ऐसे फिर कोशिश की गई कि उसको फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा बनाया जाए। तो उसमें क्या कि जो देखा जाए अब कंपैरिजन 1950-51 जो हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी और 1991 जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है, उस टाइम में जो ग्लोबल मार्केट में फॉरेन ट्रेड का जो शेयर है वो इंडिया का नो डाउट कम हो गया। एट द टाइम in the year 1950-51 it was 1.8% और अब वो 1991 में 0.5% रह गया। डिक्लाइन हुआ है 1.2% का, सॉरी 1.3% का डाउनफॉल हुआ है। बट इवन दो दिस डज नॉट शो कि इंडिया is not developing. India is trying to develop, or India is trying to become a prosperous economy, and our planners are trying their level best to
अपग्रेड द सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद में क्या हुआ, अभी मैंने आपको 1991 की बात की, जब फिर 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन हुई, और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन के बाद में इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट में जो फॉरेन ट्रेड का शेयर था वो इंक्रीज़ होने लगा, क्योंकि 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी तो एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, जो है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी का इंट्रोडक्शन के बाद में इंडिया में ओवरऑल बहुत चेंज आया, स्ट्रक्चरल चेंज भी आया। तो इस चेंज के कारण इंडिया में देखो जो हमारे फॉरेन ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन था वो फॉल डाउन हो गया था 1991 में। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी इट वाज 0.5% पर 2017-2018 में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का जो शेयर एक्सपोर्ट्स का था वो 2.1% था और इम्पोर्ट्स 2.6% थे। बट इवन दो देखो ये कितना अच्छा है कि हम जो इम्पोर्ट करें अब वो पहले से कम हो गया, 2.6% है। नो डाउट कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, अनफेवरेबल है, बट इवन दो पर इंडिया इज़ ट्राइंग कि हमारे और इम्पोर्ट्स जो है हमारे कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो जाए। तो ये बात थी हमारी वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड की। ठीक है, ओवरऑल पहले से फॉरेन ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ है। कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, पहली मैंने आपको तीन चीज़ें बताई है ना। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ मेन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड योर कैपिटल गुड्स। ठीक है, सो अब इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट चेंजेस हैज़ बीन डन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम में फ़र्क पड़ा, कॉम्पोजिशन में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो इट इज़ बेसिकली नंबर वन इज़ डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। अर्लियर व्हाट हैपेंड, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ मेन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स का ही मेन एक्सपोर्टर था इंडिया जो था हमारा। इंडस्ट्री तो इंडिया की रूइन हो ही चुकी थी। तो अब क्या हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ हुई है। तो अब इंडिया क्या करे, इंडिया ने अपना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो वो रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में फॉरेन नेशंस को दे रहा था वो अब कम हो गया है। वाई इट हैज़ फॉलन डाउन, it has fallen down basically क्योंकि India has started using its farm products as raw materials for its domestic industry। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होने के कारण क्या हुआ है, व्हाट हैपन्स, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हम पहले सप्लाई करते थे फॉरेन नेशंस को, अब जब हमारे इंडिया में ही वो इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट हो गया, हम उनकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी है। तो वो जो रॉ मटेरियल जो हम बाहर सप्लाई करते थे, जो हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, अब वो एक्सपोर्ट करने के बजाय हमारी इंडियन इंडस्ट्री ही उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है। एक तो ये रीज़न है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्यों हमारे कम हुए। दूसरा रीज़न क्या है कि इंडिया की देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। Substantial rise in India's population has raised the domestic consumption of farm products। अब ऑब्वियसली जितनी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उतनी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ की नीड भी तो बढ़ेगी ना, फूड रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी। जो आपके फार्म प्रोडक्ट्स जो हमारे सरप्लस थे पहले जब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, अब जब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, देखो वर्ल्ड पे सेकेंड नंबर पे आ रही है, तो उसके कारण क्या हुआ है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आपको फार्म प्रोडक्ट्स की भी जरूरत, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी to fulfill the basic needs। So these are the main two reasons why agricultural exports has fallen down। ठीक है, next comes decline in percentage share of conventional items। conventional items हमारी कौन सी थी, बेसिकली हमारी कन्वेंशनल आइटम्स जो हम मेन एक्सपोर्ट आइटम्स हमारी जूट की थी, टी की थी, वुड ग्रेन्स की थी, मिनरल्स की थी। अब उन चीज़ों की जो है एक्सपोर्ट कम हो रही है।
क्यों एक्सपोर्ट कम हो रहा है? क्योंकि इनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। हमारी जब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गई है डोमेस्टिकली और हमारी जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो होने लगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत पड़ रही है। इस कारण अब जो है व्हाट हैपन्स, द शेयर ऑफ this conventional items of exports has fallen down. Next comes increase in percentage share of manufactured goods. अब देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इकॉनमी, इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ था। बट आफ्टर प्लानिंग मतलब आफ्टर 1951 our planners did very good efforts to boost the industrial sector of Indian economy. With their good efforts, what happened now in the Indian industrial sector has improved, has developed a lot. Now it is India is in the position to manufacture different types of goods within the country. Now engineering goods are also produced within the country, for which earlier we have to depend upon the other nations, right? So now with the boost up of this industrial sector, or you can say secondary and the tertiary sector, the India has now attained such a beautiful position in worldwide that now India is exporting gems and precious items, machineries and vehicles. Now these are notable exports of India. Everybody wants these items from India. So it is due to the development and growth of the industrial sector, or the primary or the secondary and tertiary sector growth. Okay बच्चे, so ये था हमारा composition of foreign trade. Of foreign trade. डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या है कि कौन से नेशन से हम अपना फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंस के टाइम अर्लियर आवर इंटरनेशनल ट्रेड वाज बेसिकली कन्फाइंड टू यूके, सबसे ज़्यादा यूके से था। यूके, यूएसए एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उनके साथ ही हमारा ज़्यादा लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। बट after your economic policy, new economic policy, now India's major trading partners has undergone a sea change. Earlier international trading partners were just UK, USA and Commonwealth countries, but now our trading partners are UAE, China, USA, Switzerland, Australia, Singapore, Hong Kong, Iran, Indonesia, Korea, Japan, UK and Belgium. Now these are the countries these are the major countries. ये नहीं है कि सिर्फ यही कंट्रीज है, इनके अलावा और कंट्रीज भी हैं, पर ज़्यादा ट्रेडिंग इन कंट्रीज़ के साथ हो रही है। ठीक है, सो दिस शोज़ कि अब हमारी इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। In recent years, UAE has emerged as our major leading trading partner. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनर हमारा इंडिया का कौन सा ट्रेडिंग के लिए? यूएई। टिल 2007-2008 यूएसए वाज अ लीडिंग पार्टनर। पहले हमारा यूएसए था, उसके बाद में यूएई और चाइना था टिल 2007-2008। पर रिसेंट ईयर्स में हमारा टॉप पे ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा आया है? वो यूएई आया। पहले वो सेकेंड नंबर पे था, अब वो नंबर 1 पे आ गया। USA share in India's export during 2018-19 was 15.9%, UAE was 9.1% and that of China was 5.1%. बेटा इस केस में आपको बेसिकली आपको ओवरव्यू याद रखना है कि किस कंट्री, कौन सी कंट्री नंबर 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है। ठीक है, चाइना की हमारी फर्स्ट पोजीशन आती है, उसके 13.7% जो था हमारा एक इम्पोर्ट्स के रिलेटेड की बात कर रहे हैं। पहले हमने एक्सपोर्ट्स की बात की, अब हम इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स हमारे चाइना से आ रहे हैं। अब देखो इंडियन मार्केट तो चाइना ने कैप्चर कर ही ली है।
सारी गुड्स चाइना से आ रही हैं, वो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। 13.57% सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना का हो रहा है। देन यूएसए का है 6.9%, सऊदी अरेबिया का 5.6% एंड स्विट्ज़रलैंड का 3.5%। ये इंपोर्ट्स की बात हुई। हमने एक्सपोर्ट्स भी कर लिया, इंपोर्ट्स भी कर लिया। आप सिर्फ कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। एक्सपोर्ट सबसे नंबर 1 पे कौन सी आ रही है? वो आ रही है 18-19 में हमारी यूएसए, देन यूएई एंड देन चाइना नंबर 3 पे एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड में। और इंपोर्ट के रिलेटेड में चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ऑर्डर ही आपने याद रखना है मीनिंग। Then comes up Saudi Arabia has emerged as a significant trading partner, recording about 4% in India's foreign trade between 2010-11 and 2018-19। मीन्स इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा, मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा आपका लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, जिसका 4% शेयर आपका इंडिया फॉरेन ट्रेड में 2010-11 एंड 2018-19 के बीच में रहा है। जब हमारी ग्लोबलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड हो गया 1991 में, उसके बाद में चाइनीज़ गुड्स ने इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर की। आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना भी होगा, जौन सी चीज़ आ रही थी इंडिया में वो चाइना से आ रही थी। इवन आप देखो काइट्स, देखो काइट्स की वो जो पूरी उनकी स्ट्रिंग्स होती हैं वो सारी चाइनीज़ आ रही। हर चीज़ छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें चाइना से आ रही थी, और चाइनीज़ मार्केट ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इंपोर्ट्स चाइना से हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और पर हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स ने चाइना की मार्केट नहीं कैप्चर की, हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। It means that with regard to harness the gains from international trade, किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उसमें इंटरनेशनल ट्रेड से? चाइना ने। विद रिगार्ड टू इंडिया ने नहीं इतना कमाया जितना चाइना ने कमाया, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, और इंडियन प्रोडक्ट्स वर नॉट इन द पोजीशन टू कैप्चर द मार्केट ऑफ चाइना। ठीक है, all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.